उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार फोकस्ड है। पिछले 7 सालों में सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल व्यवस्थाओं पर पूरा फोकस किया, साथ ही स्मार्ट सिटी बनाने पर भी पूरा फोकस है। इसके अलावा जो प्राकृतिक ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, उस पर सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि बिजली खपत ज़्यादा होती है, बिजली महंगी भी सरकार को खरीदनी पड़ती है। इससे सरकार के बजट पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। लिहाजा सरकार का सोलर प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान है। प्रधानमंत्री की जो सोलर योजना है उसको उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सरकार सब्सिडी दे रही है जिससे लोग सोलर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ख़ास तौर पर, क्योंकि कहते हैं कि सड़क जहाँ की अच्छी होती है वहाँ पर व्यापार और रोज़गार के अवसर अपने आप बढ़ जाते हैं, इसलिए सरकार का पूरा फोकस एक्सप्रेसवे और हाईवेज के डेवलपमेंट पर है। लगातार कई एक्सप्रेसवे अब तक सरकार ने बनाए हैं और इस साल, क्योंकि अब नए साल में सरकार को फिर तीव्र गति से काम करना है, तो तमाम एक्सप्रेसवे के साथ ही लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश वैसे ही एक्सप्रेसवे के मामले में सबसे आगे अग्रणी राज्य साबित हो रहा है और अब कई लिंक एक्सप्रेसवे इस साल और तैयार होंगे, जिससे अब विकास की रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं अगर रेल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रेल कनेक्टिविटी में भी अब ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अभी 7 वंदे भारत वर्तमान में लखनऊ मंडल से संचालित हो रही हैं या यहाँ से आवागमन कर रही हैं। इसके अलावा इस साल भी कई और वंदे भारत यहाँ पर उत्तर रेलवे को मिलेंगे, जिससे तेज़ी से लोग आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा लगातार जो है डबलिंग का काम हुआ है, लाइनें ब्रॉडगेज में बदल गई हैं, जिससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर अब लोग जल्दी से अपनी यात्रा पूरी कर पा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो एयरपोर्ट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। लगातार अभी तक लखनऊ और बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लेकिन अब एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़ रही है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी साल अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में भी जो है यहाँ से भी आवागमन शुरू हो गया है। तमाम फ्लाइट्स विदेशों के लिए जा रही है। इसके अलावा एक एरो सिटी बसाने का भी सरकार का प्लान चल रहा है, और क्योंकि बड़े बड़े अब यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, तो एक एरो सिटी यहाँ पर बना दी जाए। उसी एरो सिटी में इंटरनेशनल इवेंट हो, जिससे शहर के अंदर कोई भी अव्यवस्था ना फैले, बाहर से ही प्रोग्राम हो जाए और लोग बाहर से ही विदेशी लोग निकल जाएं। इसके भी कई सारे जो है प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस साल सरकार के कई प्रोजेक्ट्स पर काम होंगे। में जो टोटल मास्टर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर अर्बन प्लानिंग कर दी जाए और उसमें मोबिलिटी बढ़ जाए तो उससे फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। वही फंडामेंटल जो है वो माननीय जी का भी था, मुख्यमंत्री जी का भी है और वही गडकरी जी का भी था। तो उसको हमने प्रोजेक्ट किया था कि 2014 में कि अगर जहाँ जहाँ पर जाम लगता है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी चौराहे से 10,000 व्हीकल पर आवर से अधिक निकलती हैं, उससे कम है तो आप रोटरी से और लाल हरी बत्ती से काम चला सकते हैं। मगर अगर उससे ज़्यादा निकलती हैं व्हीकल्स तो फिर आप जो है रोटरी से उससे नहीं काम कर पाएंगे, आपको फ्लाईओवर लेना ही लेना पड़ेगा। और उसके अलावा जितने डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है उतने डायरेक्शन में जो इंटरसेक्शन जितनी जगहों पर होता है, कट होता है ट्रैफिक का एक दूसरे से, तो उतने ही फिर आपको लेवल बनाने पड़ेंगे। उदाहरण उसका जो है, जैसे एम्स है दिल्ली का, ये धौला कुआं का फ्लाईओवर है। धौला कुआं से जाने वाला ट्रैफिक है, जयपुर है, अहमदाबाद, मुंबई तक जाता है, और उधर गुड़गांव भी चला जाता है, टर्मिनल 3 चला जाता है, टर्मिनल 1 चला जाता है, और द्वारका चला जाता है, राउतुलाराम मार्ग चला जाता है। लेकिन कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, रुकता नहीं है। अगर रुका तो फिर फंस गया। उसी हिसाब से बनाए थे। तो उसमें हुआ ये था कि 2016 में हमने ये ज़िद पकड़ी कि साहब इसको अब शिलान्यास तो करें, इसका रिंग रोड का। इसके पहले जब हुआ था तो रिंग रोड का हमने 2014 में ही एक टिप्पणी वैसे बना के दी थी कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है पिछले 15 साल में, और व्हीकल्स की ग्रोथ कैसे कितनी हुई है उसी 15 साल पीरियड में। तो वो ग्रोथ का अगर ट्रेंड पकड़ जाएगा तो फिर सिटी में फ्लाईओवर्स और इस सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसी पे रिंग रोड का हुआ। रिंग रोड पे जैसे ही वो घोषणा हुई, कार्यक्रम हुआ 9 जून 2015 को, उसकी जैसे ही घोषणा हुई अगले 6 महीने में हमारे पास एक दिन एक कटिंग आई इकोनॉमिक टाइम्स की। तो उसमें था कि इंटरनेशनल एजेंसी ने जब उसकी वो सर्वे की
इस एंगल से पूरे शहरों की विश्व भर में कि कहाँ पर अर्बन लैंड प्राइसेस की सर्वाधिक वृद्धि हुई है सेकेंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर 2016 में, 6 महीने के बाद ही। वो क्वार्टरली करते रहते हैं, वो ग्लोबल उनकी स्टडी चलती रहती है। तो उसमें लखनऊ टॉप 10 शहरों में आ गया, केवल उसकी घोषणा मात्र से, हाँ कि रिंग रोड बनेगी उससे, और प्राइसेस लैंड के बहुत बढ़ गए। और वो जो 10 में आया उसमें चाइना के 4 शहर थे, शैनज़ेन, शंघाई, कैंटन, इस तरह के, वैंकूवर उधर स्वीडन का, उधर सिंगापुर, ये सब थे। उसके में 10वें में आ गया थल्ले में। तो फिर एकदम थिंकिंग और भी लोगों की ट्रिगर हुई। हम तो चूँकि NURM वगैरह पहले LDA वगैरह में थे, देख चुके थे, तो हमें ध्यान था कि ये सब होना ही है। तो उस पर फिर जो है जब ये 2016 में शिलान्यास होने जा रहा था, तो थोड़ा सा स्पीच मटेरियल वगैरह सब भेजा, बैकग्राउंड मटेरियल। तो उसी दिन फिर फ़ोन आ गया कि गडकरी जी कह रहे हैं उससे बोलो मांग ले और जो मांगना हो। तो हम चूँकि बहुत साल से लखनऊ में थे, तो बस बैठ के वहीं ऑफिस में हमने 15 मिनट में एक चिट्ठी बनाई, 9 फ्लाईओवर मांग लिए उसमें। और उस 9 फ्लाईओवर में जो था, हमने जो मांगा था, तो 3 तो उधर थे, विक्टोरिया स्ट्रीट के ऊपर पूरा फ्लाईओवर, फिर एक राजाजीपुरम के लिए, फिर एक लाल कुआं और नाका, दोनों चौराहे जो थे ये बांसबंडी के, ये दोनों चौराहे बिजिएस्ट चौराहे हुआ करते थे शुरू से ही, उनके ऊपर एक सिंगल फ्लाईओवर ऐसे करके। तो वो मांगे। और इधर भी हमने मांगा था IT पे, रामाधीन कॉलेज से लेकर IT कॉलेज उतार दिया जाए। फिर एक मांगा था कि यहाँ पर इंदिरा नगर में जो है वो जो कब्र वाला मोड़ है, वहाँ से ले जाके पॉलिटेक्निक तक पूरा लंबा बना दिया जाए। और एलिवेटेड रेज्ड कॉरिडोर हमने लिखा, तो उन्होंने कहा, गडकरी जी ने, ये क्या है? हमने कहा एलिवेटेड कॉरिडोर है। फिर एक और चीज़ हमने उसमें लिखी, 3 चौराहे मांगे। तो एयरपोर्ट के पास में एक नादरगंज तिराहा, उसके बाद सरोजनी नगर चौराहा, उसके बाद बंथरा, इनके ऊपर 3 वो मांगे फ्लाईओवर्स। उस पर सर्वे हुआ इनका। सर्वे में फिर मैं खुद चकित रह गया कि जो कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दी, उसने कहा, उसने उसके बदले में, तीनों के बदले में, उसने एक कंटिन्यूअस एक्सप्रेसवे दे दी, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। उसको ये समझ में आ गया। बोले, तो जब प्रेजेंटेशन हुआ तो गडकरी जी ने कहा, ये क्या है? तो हमने कहा, सर ये 3 चौराहे ऐसे हैं कि वो लगातार जाम रहता है। और ये जो हाईवे है, ये खाली लखनऊ कानपुर का हाईवे नहीं है, ये पोरबंदर से चलता है, गुजरात से, गांधीधाम से, और ये सिलचर तक जाता है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है सरन चतुर्भुज का। और इस पर ये चौराहे और सब्जी बिके और ये सब गाड़ियाँ खड़ी हो, ये ठीक नहीं है। तो अच्छा ठीक है। तो वो एक्सप्रेस पूरा सर्वे जब हुआ तो एक्सप्रेसवे आ गई पूरी। उसके बाद ये फ्लाईओवर्स आ गए, फिर वो फ्लाईओवर की झड़ी लगी। फिर हम लोगों का सौभाग्य, उसी में हमको ये पकड़ में आ गया कि रेल मिनिस्ट्री ने अपनी गतिशक्ति मिशन एक बनाया है। तो गतिशक्ति मिशन में जितनी रेलवे क्रॉसिंग थी, बंद होती खुलती थी, उनके सबके ऊपर फ्लाईओवर मांग लिया, वो उससे फंडिंग हो गई। तो इस तरह से करके गडकरी ने कहा, कहाँ से होगी? हमने कहा, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है ना आपकी। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की। हम कहा, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, तो जो NH पे वो NH से कर दीजिए। कहते अच्छा, वो हो के फिर जो है, तो ये ऐसे श्रृंखला चली। तो अब देखिए कि विक्टोरिया स्ट्रीट सन 77 से हमने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी की थी। और वो ऐसी ड्यूटी थी, जब बाबरी मस्जिद भी गिरी थी, उस वक्त कोई अफसर जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक सिपाही खड़ा नहीं हो सकता था उस रोड पे, इतना ज़बरदस्त वो था। साल में 2-3 बार मजलिसें होती, हाँ, ये ईद की होती, बकरीद की होती, उसके बाद मुहर्रम होती, फिर चहल्लुम होता, बराबर आप जा नहीं सकते थे। अब ऊपर हो गया, नीचे अगर कर्फ्यू भी लगा रहे तो ऊपर से ट्रैफिक चलता रहेगा थ्रू एंड थ्रू। और उसने जाके पूरा जोड़ दिया कानपुर रोड को, और पूरा इधर हमारा नॉर्थ जो है, मड़ियाँव, सीतापुर रोड, जानकीपुरम, इस सब पूरे एरिया को। तो इस वो उसकी वजह से जो है ये फिर सिटी में और तेज़ी आ गई। तो इधर आउटर रिंग रोड, उधर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, शहर के अंदर फिर फ्लाईओवर्स की झड़ी लग गई। तो टोटल मिला के 20 फ्लाईओवर लिस्ट में हैं इस वक्त। आपके 13-14 बन चुके हैं, 15 खुर्रम नगर बन रहा है, 5 और केसरी खेड़ा और ये सब बन रहे हैं। उसके बाद फिर एक बार ये हुआ कि जब लखनऊ इसके ब्रह्मोस फैक्ट्री के शिलान्यास के लिए आ रहे थे, और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए गडकरी जी
तो फिर वो रेलवे स्टेशन में कहते हैं जब देखो मांगता रहता है, और हमने कहा आप दे देते तो मांग लेते हैं। बोले जब मंजूर किया, क्या क्या मांगता रहता है। मैंने कहा मंजूर किया। आके उन्होंने घोषणा की, वहीं हम उसी बगल में था वो फंक्शन, उसमें तो उन्होंने कहा कि ये इसने मांगा है तो बनी से लेके मेमोरा और मोहनलालगंज और गोसाईगंज, तो इसको स्वीकृत करता हूँ, मंजूर किया। तो मैं पीछे बैठा था, मानी जी ने कहा ये कौन सी रोड है। हमने कहा आउटर टू आउटर रिंग रोड का पार्ट है, अभी जब ये थक जाएगी, जैसे शहीद पथ थका 20 साल में, 20-15 साल में, 10 साल में ये भी थक जाएगी आउटर रिंग रोड, तब तक वो बन के तैयार हो जाएगी। वो 188 किलोमीटर की है, ये 104 किलोमीटर की है, शहीद पथ खाली 24 किलोमीटर की थी। वो मांग लिया हमने। तो उसमें हमने मांगा था कि इसको, जो चिट्ठी लिखी थी 2 दिन पहले खाली चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में हमने लिखा कि ये लखनऊ की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, व्हीकल्स की संख्या 1 लाख और आबादी की संख्या 1 लाख पर ईयर बढ़ रही है, उसके हिसाब से शहर के फैलाव की ज़रूरत है। और यहाँ तक रिंग रोड तक भी आदमी पहुँच ही नहीं पाएंगे, वाहन पहुँच नहीं पाएंगे, वाहनों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो ये इसको नेशनल हाईवे और 4 लेन कर दिया जाए। इसके पहले क्या हुआ था, देहात की रोड होती थी, PWD देहात रूरल की रोड होती थी। फिर इन्होंने 3-4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको फिर स्टेट की रोड घोषित करा दिया था। हाँ, तो वो राज्य PWD में आ गई, लेकिन काम उस पर नहीं हो पा रहा था, तो हमने उसको फिर NH में कर दिया। 2 दिन पहले जो चिट्ठी लिखी उसमें हमने लिखा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 3 एक्सप्रेसवे को जोड़ती है, और सुल्तानपुर हाईवे, रायबरेली हाईवे, कानपुर हाईवे और मोहान एक्सप्रेसवे, इन 4 हाईवेज़ को जोड़ती है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो वो उन्होंने अगले दिन सर्वे कराया, उनको समझ में आ गया इतना ट्रैफिक है। हमने कहा 18 और 22 टायर के ट्रॉलर्स चलते इसमें, वो फिर घोषित हो गई अभी, लेकिन वो भी अभी होल्ड पे पड़ी हुई है, तो अब धक्का उसको भी देना है। तो इस तरह से जो नक्शा है पूरा, वो आउटर मोबिलिटी और इनर मोबिलिटी, आउटर मोबिलिटी के लिए रिंग रोड है, और उसको चारों तरफ 8 हाईवेज जो है निकल रहे हैं, ऐसे आर्टरीज जा रही हैं, तो बाहरी बाहर आइए, बाहरी बाहर निकल जाइए। उससे फिर क्या हुआ, अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बाद क्रांति आ जाएगी। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि 2018 में जब बैठक हुई NHAI की, जिसमें ये स्वीकृत की गई, केवल हिंदुस्तान में 2 एक्सप्रेसवे स्वीकृत हुई थी। एक एक्सप्रेसवे जो थी वो चेन्नई बेंगलोर, हालांकि उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन एक वो और दूसरी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान में 2 स्वीकृत हुई। और उसके बाद फिर अगला जो नोटिफिकेशन आया वो बहुत ही दिलचस्प था। तो उस पर ये हुआ कि एक्सप्रेसवे हो रही है, इसके मेंटेनेंस वगैरह का कैसे क्या होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें फिर ये हुआ कि ये NH6 घोषित की जाती है, नेशनल NE6, नेशनल एक्सप्रेसवे 6, और वो चेन्नई तमिल और उसके वाली कर्नाटक वाली जो थी बेंगलोर वाली, वो NE7, नेशनल एक्सप्रेसवे 7, और इसका मेंटेनेंस भारत सरकार हमेशा करेगी। तो वो हो गई। अब उसके जुड़ जाने से कानपुर का मार्केट और लखनऊ का मार्केट, उन्नाव की पूरी जनसंख्या, 2-2.5-3 करोड़ की जनसंख्या और मार्केट जुड़ गई आपस में। 40-45 मिनट में आइए जाइए एक सिरे दूसरे सिरे, जो शहर के अंदर लग जाता था, तो वो मार्केट जुड़ जाएगी। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, यहाँ जो होटल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्लस ये जितने पूर्वांचल के ज़िले हैं और आसपास के हैं। एक कोरिया का आया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल लगाने के लिए फैक्ट्री, तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा जो नीचे जब आप जाओगे देश के, हाँ, तो जैसे बंगलोर में आप खड़े हुए हैं तो 100 किलोमीटर इधर चलिए समुद्र, 100 किलोमीटर इधर समुद्र, और हमने कहा यहाँ पर खड़े हुए लखनऊ में 500 किलोमीटर चलिए और आपको आबादी मिलेगी और उसकी डिमांड मिलेगी। तो वो जो डिमांड होगी वो कहीं भी नहीं होगी देश में, उसको यहाँ पर लगाइए। तो आज की हमने कहा आने वाले दिनों में ये हालत हो जाएगी कि जैसे आज की तारीख में ये आगरा एक्सप्रेसवे से आदमी सुबह 5 बजे घर से निकलता, 10 बजे पहुँचता, दिन भर काम करता है दिल्ली में, शाम को फिर 5-6 बजे चला, 10 बजे रात को खाना यहाँ खाता है, फिर लखनऊ में आके खाता है। सारी एक्सप्रेसवे का यही नज़ारा हो जाएगा। तो विद द रिज़ल्ट कि 500-700 किलोमीटर की आबादी में जितनी वैल्यूएबल्स चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए लखनऊ ही मार्केट रहेगी। और वो हो गया।
उसी में फिर हमने भी ये भी सोचा था और कहा भी, वो भी सच हो गया कि 4-5 इंडस्ट्री जो है वो बहुत फास्ट आएंगी। एक वेयर हाउसिंग की आएगी, तो अभी ये पूरी तरह से जब तक बनी तब तक वेयर हाउसिंग छा गई थी। हाँ, वेयर हाउसिंग की आएगी। उसके बाद हॉस्पिटल्स और बढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े। आप देखिए देश भर के जो जितने बड़े ब्रांड्स आ गए यहाँ पे, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे। फिर होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, होटल और तो ये हो गए। और उसके बाद आईटी इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो अब आप देखिए कि एजुकेशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गई, उनको यहाँ जगह नहीं मिली तो वो चले गए नवाबगंज स्टॉल पे बना लिया। और बाकी सारी जो है वो नवाबगंज तक सारी ज़मीनें जो हैं वो जो लखनऊ का स्प्रेड ओवर है उसकी फैक्ट्रीज आती चली जा रही हैं। और आज की तारीख में पूर्वांचल में कहीं भी 3-4 करोड़ की जो कारें आ रही हैं बड़ी बड़ी, उनको वहाँ नहीं रख सकता कोई आदमी, क्योंकि वहाँ एक करके 4 करोड़ रुपए फंसा पड़ा हुआ है। और यहाँ जो रखेगा वो, उसमें मान लो 4 गाड़ियाँ भी रखी तो 4-6 जिलों से डिमांड आई, वहाँ ड्राफ्ट रखा, सवेरे मुजफ्फरपुर में ड्राफ्ट जमा किया सवेरे, और शाम को 4 बजे गाड़ी यहाँ से जाके डिलीवर हो गई। ये जो कनेक्टिविटी और मोबिलिटी है जिसकी वजह से आप सुबह से शाम तक सब कर सकते हैं, उसकी वजह से ये हो गई। हॉस्पिटल, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो लखनऊ में आ जाएंगे तो सारे 10-20-50 ज़िलों के लोग अभी भी आते हैं, फिर और ज़्यादा आने लगेंगे। होटल की बहुत डिमांड होगी। मुझे जो लग रहा है, जो अभी मेरे सोच में आया, वो ये है कि अयोध्या में बहुत बढ़िया सुंदर राम मंदिर बन गया है, विश्व पटल पर है, इसलिए उसमें पिलग्रिम्स की संख्या बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक होगी। हुआ क्या कि रिंग रोड में ने एक तो अर्बन प्राइसेस बढ़ाए, दूसरा मैं चकित रह गया 2017 में एक दिन न्यूज़ आइटम एक आया कि जो बी श्रेणी के जितने भी वो हैं, एक तो दिल्ली और मुंबई इस तरह के हो गए, जो सेकंड उसमें श्रेणी में है, उसमें जो पैसेंजर फुटफॉल, एयर फुटफॉल जो था, उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो हाईएस्ट इन द कंट्री हुई लखनऊ में 2017-18 में 24%। पूरी देश का एवरेज था केवल 13%, उसमें 24% आई। उसकी वजह से भारत सरकार ने सुओ मोटो, हमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, अपने से ही उन्होंने 2 शहर सेलेक्ट किए, 3, एक चेन्नई, एक गुवाहाटी और एक लखनऊ की यहाँ नए एयर टर्मिनल्स बनाए जाए और विस्तार किया जाए। उसके लिए उस वक्त जो है उन्होंने स्वीकृत किया था कुछ 100-200 करोड़ रुपया। उसके बाद फिर भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अभी लेटेस्ट 3 साल की जो ग्रोथ है वो 21-22, 22-23, 23-24, इन 3 साल में फुटफॉल फिर डबल हो गया है, यहाँ का 1 करोड़ के ऊपर पार कर गया, लगातार बढ़ रहा है। तो इससे फिर ये अब जब टर्मिनल बढ़ गया, अभी फुटफॉल बराबर बढ़ता चला जा रहा है, तो हमने उसमें फिर ये सजेस्ट किया कि एक एरो सिटी बना दिया जाए, क्योंकि अयोध्या में और होटल में और यहाँ एयरपोर्ट जो है उसकी जो एयर स्ट्रिप है उसको इंटरनेशनल कर दिया जाए, ताकि अगर अमेरिका जाना तो दिल्ली न जाना पड़े, सीधे यहाँ से आओ जाओ, यूरोप जाना सीधे यहाँ से आओ जाओ। इत्तेफाक से लैंड भी यहाँ मौजूद थी 1945 से, उसमें गाँव बस गए थे, वो खाली करा के जिला प्रशासन ने एक्सटेंड करा दिया। और वो जो एयर स्ट्रिप बढ़ रही है वो इंटरनेशनल एयर स्ट्रिप हो जाएगी, बड़ी बॉडी के जो जहाज़ हैं वो सब उसमें उतरेंगे, तो वहाँ से फिर जो है वो फ्लाइट्स यहाँ सीधे आएगी। तो अब इजी हो जाने से क्या होगा कि जिसको आना है रिलीजियस टूरिज़्म ने तो जाएगा, यहाँ उतरा, यहाँ रुका और यहाँ रुक के फिर अयोध्या गया, अयोध्या से काशी गया, काशी से यहाँ आया, लखनऊ की तहजीब घूमी, 4 शहर यहाँ से घूम लिया और उसके बाद फिर यहीं से वापस चला गया शॉर्ट पीरियड में। तो उसके स्केल के रहने वाले के निवास के लिए, होटल रूम्स के लिए, तो हमने कहा एरो सिटी बना दीजिए जैसे टर्मिनल 3 के पास में बनी हुई है, उनके ठहरने का इंतज़ाम हो जाए। तो एयरपोर्ट वालों ने बताया कि साहब हमने जो टर्मिनल 3 अभी नया बनाया है उसमें हमने एक छोटा होटल बना रखा, टर्मिनल के अंदर बना रखा है कि कोई भी आए 1-2 दिन के लिए, उससे सामान रखा गया, काम किया, फिर आया लेके सामान, फिर वहीं से चला गया, बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। आज की तारीख में कोई इंटरनेशनल जो इवेंट अगर होनी है लखनऊ में तो नहीं हो पाती है। एकाना वालों से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि साहब रूम ही नहीं है, ताज में जाओ तो रूम नहीं है, इधर जाओ तो रूम, कहीं होटल में रूम ही नहीं मिलते हैं उनको, तो इवेंट नहीं हो पाती है। जब डिफेंस एक्सपो हुआ था तो बहुत ज़्यादा इसमें वो चीज़ें आई थी। हाँ, तो उसके वजह से ये हुआ कि हमारे पास कटिंग है कि रूम्स जो थे 5,000 के थे वो 68,000 तक लास्ट
डे में उनके रेट्स प्राइसेस हो गए थे। तो इंटरनेशनल अगर आप उसमें मैप पे आना चाहते हैं तो आपको होटल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना, अपने आप डिमांड आएगी, अपने आप वो बढ़ेंगे। तो आगे आने वाले समय में जो मुझे दिख रहा है कि जैसे लोग दिल्ली आते थे, दिल्ली उतरे, घूमे, आगरा आए, घूमे, जयपुर गए, घूमे, फिर दिल्ली आए और वापस चले गए। तो बहुत बचपन से हम सुना करते थे कि ये जो है ये ट्रायंगल है, ये इसका ये ट्रायंगल कहलाता था पूरा। हाँ, तो उसी तरह से ये ट्रायंगल एक बन रहा है। तो वो हिस्टोरिक ट्रायंगल था और ये जो है रिलीजियस ट्रायंगल बनेगा जिसका सेंटर लखनऊ होगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ का वो आ रहा है, ये निकल के यहाँ पर जो सिनेरियो आ रहा है। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की गई और वो बिल्कुल करने के लिए उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि यहाँ पर जो है जैसे वहाँ दिल्ली में है इंटरनेशनल इवेंट के लिए एरियाज़ पूरा। एक दिन जब एयरपोर्ट वाला जो ब्रिज का हो रहा था फ्लाईओवर का, तो उसमें उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बोला, उन्होंने कहा कि अगर आज से 20 साल पहले शहीद पथ न बन गई होती तो हम आज जो है वो इंडस्ट्रियल समिट और G20 यहाँ नहीं करा सकते थे लखनऊ में, साइट नहीं। तो फिर हमने उस पर निवेदन किया था उनसे कि सर ये तो हो गया इस लेवल का, लेकिन आगे चल के और जो बड़ी अगर इवेंट होंगी, या अभी इसको ही ले लें तो ये इवेंट हुई, लेकिन साथ में जो सिटी है, सिटी की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसका पूरा अलग सिटी बना दीजिए ताकि वो इंटरनेशनल इवेंट की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ से पूरी हो जाएं और बाकी सिटी की लाइफ ना डिस्टर्ब हो, वो अपनी चलती रहे या अपना चलता रहे, फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने उस पर भी जो है वो कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर विचाराधीन है, विचारणी है। और एक और बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय राजनाथ सिंह जी की तरफ से चिट्ठी गई थी और उसमें लिखा था कि लखनऊ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो पूरे प्रदेश में ये गजेटियर के हिसाब से है, जो लिखा है अंग्रेजी गजेटियर में, कि रामपुर के बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया लखनऊ का। कभी भी आप सूचना की लाइब्रेरी में रखी हुई है, मैं निकाल के देखता था उसको, और उसमें 1/3 करीब जो है मैंगो बेल्ट निकाल दीजिए, लैंड बची क्या, कहाँ लगेंगे इंडस्ट्रीज़, कहाँ पर क्या होगा। तो ये था कि फिर स्पेस कैपिटल रीजन के बारे में सोचा जाए, वो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया और स्पेस कैपिटल रीजन की घोषणा कर दी, अब पूरा बोर्ड उसका बना दिया। तो अब आसपास के सारे ज़िलों में वो पूरा जो है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और उसमें अर्बन प्लानिंग करके तमाम वेरियस इंडस्ट्रीज़ की और रिक्वायरमेंट्स जो है एक्टिविटीज़ की जो है उसके हिसाब से एरिया डेवलप कर देंगे। वो अपने आप आके बिल्कुल एयर ड्रॉपिंग करेंगे, लैंडिंग करेंगे आके और उनको वहीं का वहीं सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो फर्दर एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो पूरा जो नक्शा बन के अब निकल के आ रहा है वो अपने में एक बहुत अच्छा मॉडल है। और जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक मॉडल है थ्रू अर्बन प्लानिंग और कंज्यूमर डिमांड बढ़ा के, तो वो बिल्कुल उतर आएगा ज़मीन पे, जॉब्स मिलेंगे और उसके साथ साथ फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर जॉब्स बढ़ेंगे, ऐसे फिर एक साइकिल बन जा रहा है। मैंने पहले जब फ्लाईओवर्स का वो किया था, अगर आप देखें जो शहीद पथ जब बना था तो हुआ क्या था कि मैं वैसे VC हुआ था और अटल जी वैसे ही जो है वो चुने गए थे पार्लियामेंट के लिए और उसके बाद प्रधानमंत्री हो गए, और मैंने चार्ज लिया 13 नवंबर 99 को और अटल जी का स्वागत समारोह यहाँ लगा 24 नवंबर 99 को। तो टंडन जी ने कहा बहुत शानदार फंक्शन होना चाहिए और बिल्कुल सब फूलों से लौट दो और बढ़िया सब गिफ्ट करो, सब करो। जुड़ गए। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई थी, ये बहुत कम लोगों की जानकारी में है, जब मैं सेक्रेटरी LDA हुआ करता था 87 में, तो ये ग्रोथ के पैटर्न पे था LDA, तब तक इसकी कोई बहुत हैसियत नहीं थी, पैसा डेवलपमेंट में खर्च हो रहा था, आमदनी थी नहीं, खाली रहते। तो हम पिछली फाइलें पढ़ा करते थे। 1984 में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी में ये था कि साल में एक बार बैठक होती थी और उसमें सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स जो थे डेवलपमेंट के, उसमें LDA और नगर निगम और जिला प्रशासन, पावर कॉरपोरेशन, पावर मिनिस्ट्री, इरीगेशन मिनिस्ट्री, PWD मिनिस्ट्री, ये सारे मिनिस्ट्री और सारे HODs बैठते थे
और उस पर शायद कल्याण कृष्ण साहब थे चीफ सेक्रेटरी, तो बैठते थे और उसमें फिर अगले साल का पूरा ये तय होता था कि एक साल में क्या क्या काम कर, साल में एक बार बैठते थे खाली क्या क्या करना था। उस वक़्त का अगर आप देखें तो लखनऊ की पॉपुलेशन खाली 10 लाख थी और 40-50 हज़ार व्हीकल्स होती थी, यहाँ पर कोई और एक्टिविटी थी नहीं। तो उसमें फिर हमने ये देखा कि एक दिन फाइल पलट रहे थे कि एक डिसीजन ये हुआ था कि लखनऊ के एक आंतरिक रिंग रोड बनाई जाए और उस आंतरिक रिंग रोड 48 किलोमीटर की होगी और वो जहाँ जहाँ हाउसिंग एंड अर्बन ये जो हाउसिंग बोर्ड जहाँ बनाए कॉलोनी और जहाँ LDA बनाए डेवलप करे उस एरिया में इसके अलाइनमेंट में वो चौड़ी सड़क बना के छोड़ दें, वो उसका पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हाउसिंग बोर्ड की सड़क और LDA की जो सड़क उस अलाइनमेंट बनेगी वो उसका पार्ट हो जाएगा, जो बच जाएगी वो सरकार बनाएगी। लेकिन तब से वो तो हाउसिंग बोर्ड बना दिया, तो LDA की जो थी वो उस विशेष खंड वाली तो बनी हुई थी, लेकिन होसेड़िया से लेके और सुल्तानपुर तक बनी नहीं थी, सुल्तानपुर रोड तक। इधर हाउसिंग बोर्ड ने जो था अपनी जो कॉलोनी इंदिरा नगर बनाई, तो उन्होंने जो है वो पॉलीटेक्निक चौराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज को जो जोड़ा वो इंटरनल रिंग रोड थी, इंटरनल रिंग रोड थी। इसी तरह से कानपुर रोड कॉलोनी में जब इन्होंने LDA ने डेवलप किया तो नहर के किनारे बना दिया, वो नहर के किनारे की रोड VIP रोड जो कहलाती है वो इंटरनल रिंग रोड थी। लेकिन उसमें भी यहाँ से सुल्तानपुर रोड और ये सीतापुर रोड से लेके और हरदोई रोड ये नहीं थे। तो उसमें जो है तब तक 17 नवंबर को राजनाथ सिंह जी जो थे वो इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। हमने कहा भगवान इनको भूतल परिवहन मंत्रालय मिल जाए, वो भूतल परिवहन मंत्रालय मिल गया। हमने कहा भगवान ये आ जाए, तो ये आ भी गए। उस दिन स्वागत समारोह में मंच पे बैठे थे तो हमने टंडन जी को लिख के दिया, हमने कहा ये आप डिमांड कर लीजिए कि ऐसे ऐसे परिकल्पना की गई थी, ये हिस्सा रह गया है बनने का फैज़ाबाद रोड से और कानपुर रोड के बीच में। तो ये संयोग से माननीय जी भूतल परिवहन मंत्री जी हमारे बीच में, लखनऊ संसदीय क्षेत्र की जनता उनसे प्रार्थना करती है कि इसको बनवा दिया जाए। जब ये बोलने को खड़े हुए तो इन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूँ कि ये मैं बनवा दूँगा। अटल जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हम बहुत ही आभारी हैं माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी के, और वो मोहर लग गई। उसके बाद वो चक्कर शुरू हुआ, तभी हमने ये लैंड एक्वायर की, उसी में से 200 एकड़ उनको दिया और 900 एकड़ में गोमती नगर विस्तार पैदा कर दिया, घोषणा कर दी कि नेक्स्ट जनरेशन की कॉलोनी है। तो ये उस वक्त बनी। जब ये बन रही थी तब हमने बहुत पैरवी कर करके वो इसको रेज करा लिया शहीद पथ को। तो गोमती नगर के जो फेज़ 1 फेज़ 2 ये सब इधर थे, वो आर पार अंडर पासेस बनते चले गए, इसको रेस करा लिया हमने। लेकिन वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड वाला हम नहीं ध्यान दे पाए, हाउसिंग बोर्ड वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, वो लेवल पर ही रही, वरना उसको भी रेज हो जाना चाहिए था क्योंकि कॉलोनी की उससे जा रही थी। तो इसका भी एक्सटेंशन करा लिया गया था उसी में शहीद पथ की घोषणा के साथ। तो पहले ये हुआ था कि ये 24 किलोमीटर कानपुर हाईवे से लेके और फैज़ाबाद हाईवे इस बीच की 24 किलोमीटर घोषित की जाती है। फिर ये हुआ अरे ये भी बना दीजिए, थोड़ी सी बची है IIM वाली भी बना दीजिए, तो वो भी फिर आ गई, उसमें घोषणा में आ गई। तो वो वाली रोड जो थी वो लेवल पे ही रही, रेज नहीं हुई। उसकी वजह से जब कॉलोनी डेवलप होने लगी और हो गई, तब फिर आने जाने में एक्सीडेंट्स होने लगे। तो वही हमने फिर जब फ्लाईओवर इनसे मांगा तो वो ये हिस्ट्री बताते हुए हमने उनसे ये कहा कि साहब ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, तो आप एक काम ये कर दीजिए कि टेढ़ी पुलिया के पहले से चौराहे से इसको रेस करिए और सेक्टर 25 फ्लाईओवर चौराहे के उस पार उतार दीजिए। पूरा लंबा फ्लाईओवर हमने सिंगल मांगा था। उसके बाद फिर वो पता नहीं क्या हुआ, मिनिस्ट्री वगैरह में उसके 3 टुकड़े कर दिए गए, फिर वो अभी एक बनेगा। हमने कहा चलिए एक ही बनाइए। तो पहले टेली पुलिया बनवाया, फिर घसीट के खुर्रम नगर का किया, फिर पॉलीटेक्निक का कराया, तो ऐसे टुकड़ों में मिला। लेकिन फिर भी यह है कि अब बन के बहुत शानदार बन गया। फिर IIM वाला फ्लाईओवर भी मांगा, तो IIM वाले फ्लाईओवर में फिर वो कहते हैं गडकरी जी की अब कुछ रही नहीं गया इन लोगों के पास मुझसे मांगने के लिए, सारे हमने अभी बहुत माल है, अभी बहुत लेंगे आपसे। तो ऐसे करके माननीय मुख्यमंत्री जी राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, इन लोगों से बहुत वो पूरा शहर ही जो हो गया। अब आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ होगी। और इधर फिर ये हमारा जो विस्तार भी आया है
गोमती नगर विस्तार, ये भी बहुत शानदार हो गया। हाँ, तो जो लोग वहाँ रहते हैं, बीच में जब कोरोना काल में बहुत से यूपी के बच्चे जिनको वर्क फ्रॉम होम अलाउ हो गया था बेंगलोर में, वो यहाँ के बस गए और गोमती नगर विस्तार में उन्होंने किराए पे कम मकान ले लिए। उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा कि यहाँ इसमें और सीजी सिटी में उन लोगों ने फ्लैट खरीद के डाल दिए। उन्होंने कहा ये रहने लायक शहर ये हो गया अपना। तो उस तरह से जो है अब एक्टिविटी भी अगर आ जाएंगी हमारी बेंगलोर लाइक, तो फिर वो हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, वो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर मशीन की टेक्नोलॉजी और एआई की टेक्नोलॉजी में जा रही है। अगर ये जनरेशन की हमने टाइम से डाल दी, तो जैसे उन्होंने टाइम से डाला था बेंगलोर ने और बेंगलोर उड़ गया था, वैसे ये भी उड़ गया। ये भी एक कीर्तिमान है जो लखनऊ मंडल ने स्थापित किया था। आपने यदि लास्ट ईयर देखा हो, दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में करीब 140 किलोमीटर की डबलिंग की गई थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो ये डबलिंग हुई थी, इतने इस स्केल पे आज तक कभी भारतीय रेल ने की नहीं है। तो उसमें जब डबलिंग हुई तो ऑफ कोर्स गाड़ियों की स्पीड बढ़नी चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग ट्रेन है। तो इसमें ये आएगी अभी। देखिए प्रॉब्लम क्या है टाइम टेबलिंग में कि अगर गाड़ी 5 रेलवे सिस्टम से जाएगी 10 डिवीज़न से, तो हर एक का रूट निर्धारित करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं 40 मिनट बचाता हूँ, ज़रूरी नहीं कि अगली रेलवे उसको रिसीव कर पाएगी। मानिए मैंने बचा दिया, अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं है डीडीयू में अवेलेबल, तो कहाँ ले जाएगा वो गाड़ी। तो ये हमारी टर्मिनेटिंग ट्रेन थी, तो इसमें हमने खुद 50 मिनट कम कर लिए। तो आएगी 3:20 पे ही लखनऊ, बट ये 6:20 पे पहुँचेगी, पहले 7:30 पहुँचती थी। देखिए मैं ये जो प्लानिंग है वो मेगा लेवल पे और ऊपर से जो देख सकता है सिस्टम को वो कर रहा है। तो इसीलिए ये प्लानिंग मंत्रालय करता है सेंट्रलाइज तरीके से, कहाँ गाड़ी चलनी है, कौन सी है, कहाँ की कौन सी क्या डिमांड है, वो उनको ज़्यादा ज्ञान रहता है। तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, बट मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जो हमारा वंदे भारत का शेड है, आप देख रहे हैं लखनऊ में भी बन रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसको मार्च तक बेसिक चालू कर लें, और अगर इक्विपमेंट भी हमारे सारे आने हैं तो हम जून तक उसको पूरा करने की प्रयास करें। ऐसे ही अगर आप बनारस देखें, बनारस में भी हमारा शेड बन गया है और मुझे आशा है कि अगले 2 महीने में वो भी उस स्थिति में होगा कि हम वंदे भारत ट्रेन्स मेंटेन कर सकें। एक और मल्हौर में मेमू कम वंदे भारत शेड बन रहा है, उसका भी अब सर्वे हमने चालू कराया है, क्योंकि अब लॉन्ग रन में इस तरीके के ट्रेन सेट्स ही आएंगे, तो हम लोग पीछे ना छूट जाएं। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह तत्पर हैं। स्टाफ को भी ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है कि हम ट्रेन करा लें उनको, वो तैयार रहें और हम लोग इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें और ट्रेन्स को चला सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार वर्मा के साथ अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।